जी, इस वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती थाना रेगी में मौजूद है। यहाँ पे SHO साहब से बात करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ये केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उस हवाले से जानेंगे कैसे मुल्ज़िमान को ट्रेस किया गया, मुल्ज़िम कैसा गिरफ़्तार हुआ। उस हवाले से SHO साहब आप बताएं। मिराज खालिद साहब, कैसे गिरफ़्तार किया, ये तो अहम केस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस की अहमियत इसी वजह से भी ज़्यादा थी कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था, जिसकी हमारे अफसरान बाला साहिबान ने सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने हमारे SP साहब DSP साहब की निगरानी में हमें टास्क सौंप दिया मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए। उसके बाद हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए मालूमात इकट्ठी की और इस तरह से हम मुल्ज़िम के करीब पहुंच गए और उसकी गिरफ़्तारी हमने अमल में लाई। तो इब्तिदाई तफ्तीश से क्या साबित हुआ? क्या मुल्ज़िम ने तस्लीम कर लिया है कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर कत्ल किया गया था? बिल्कुल, ये मेन इशू तो ही थी। इसके अलावा अगर कोई और इश्यूज़ हो तो अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हमें वो भी नज़र आ जाएगी कि अगर इसके अलावा कोई महर्रिकात हो। फ़िलहाल तो यही सोशल मीडिया से रिमूव करने पे ये बात चली थी। चूँकि सर ये बहुत अहम केस है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है, तो सर हमें ये बता सकते हैं ये किस चीज़ का ग्रुप था? यानी व्हाट्सएप जो ग्रुप था जिससे निकाला गया था वो किस से मुतालिक था स्पेसिफ़िकली? वो उसका अपना कौम है वन खेल उसका अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसके मशरान ने, ताकि कौम के आपस में जितनी भी बातें हो या जितने भी काम हो या जितने भी मसाइल के बारे में फैसले वो करते हैं तो इसमें शेयर करते, तो उससे सारी कौम बाखबर रहती है। तो इसको क्यों फिर निकाला? यानी वो जिस बंदे ने निकाला तो मकसद है कि इसने कोई कमेंट्स की होगी या किसी कुछ नाजेबा या कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए होंगे कि वो मजबूर हो कि उसने निकाला? तो ज़ाहिर बात है ऐसी कोई कमेंट्स या कोई नाजेबा अल्फाज के अलावा तो कोई ग्रुप से किसी को रिमूव भी नहीं करता। कोई वजूहात होगी, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इंशाल्लाह अगर और भी वजूहात हो इसमें तो बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और हमें पता भी चल जाएगा कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक बात महदूद थी, आगे कुछ और भी है। जी, इस वक्त हम थाने में ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िम इशफ़ाक़ अली के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे नौबत पेश आई, क्यों एक व्हाट्सएप के ज़रिए से, यानी एक व्हाट्सएप का बहाना बन के एक कत्ल हुआ, एक बंदे को कत्ल किया गया। इस हवाले से जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इशफ़ाक़ अली। आपका कोई तखल्लुस भी है मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल, पख्तून तखल्लुस है मेरा। हमारा कौमी मसला था, कौमी मसाइल में इधर उधर बातचीत हुई है, बस उससे नफ़रत थोड़ा ज़्यादा हो गया और उसके बाद ये लोग हमारे घर पे अटैक करने के लिए आए और इन्होंने ही पेयरिंग की है हमारे साथ। तो एक अपना जब भी कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाता है तो यकीनन वो ये तो नहीं कह रहा कि मैंने ये कत्ल किया है या मुझसे गलती हुई है, बल्कि वो कह रहे हैं कि दूसरे फरीक से गलती हुई है, चूँकि अब कत्ल तो हो चुका है। पश्तो में कहते हैं कि ग्राम मड़े दा न बराबरेगी, अब गलती तो हो चुकी है। लोगों को क्या पैगाम देंगे? दीगर जो लोग हैं माशरे में, क्या करना चाहिए इस रमज़ान के मुबारक महीने में? अदम तशद्दुद से रहे। मैं ख़ुद अदम तशद्दुद का कायल हूँ, बादशाह खान बाबा का पैरोकार हूँ, और कभी मैंने एक परिंदे पे भी वो लोग क्या कहते हैं गुलेल भी नहीं इस्तेमाल किए है। बस ये तो अचानक एक मसला आया है और फ़िलहाल मैं इसमें नामज़द हूँ। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और सबको इंशाअल्लाह सुरखरू होकर निकलूँगा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या था? ये हमारा कौमी ग्रुप था, उस पर बात करने से मुझे कौमी मशरान ने मना किया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर। ये हमसे बात कर रहे थे, चूँकि ये अब मुल्ज़िम है, ज़ेर तफ्तीश है, अब तक मुकम्मल इंटरोगेशन नहीं हुई है और इस केस की मज़ीद तफ्तीश पुलिस कर रही है। 2 दिन कस्टडी पर दिया गया है, इसके बाद फिर इसको जमा किया जाएगा और इससे असल जो बात है वो निकल आएगी कि दरअसल हुआ क्या है। इस हवाले से जो मकतूल है उसके भाई से और उनके फैमिली से भी मिलते हैं, आइए उनके पास चलते हैं।
जी, इस केस के हवाले से हम मकतूल ख़ानदान के लवाहिकीन जो है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो इससे मुतालिक किसी भी किस्म की बात करने से गुरेज़ा है और वो इस पर बात नहीं करना चाहते। इस हवाले से हम यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उनसे भी जानेंगे कि अपना तारुफ कर ले, इसके बाद ये बताएं कौन सा चौकी है और ये कैसे वाक़या पेश आया था। मेरा नाम इनामुल्ला है, इंचार्ज चौकी शाहगई में ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। मोरखाची 3/2025 बरोज़ जुमरात अफ्तारी के बाद मुझे इत्तला मिली कि बमुकाम बाई खेल सफ़ेद संग में एक शख्स कत्ल हुआ है। फ़ौरन मौका जाकर जनाब SHO साहिब थाना रीगी व SDPO साहिब रीगी सर्कल भी मौका पर मौजूद था। हमने देखा वाकई एक शख्स कत्ल शुदा पड़ा था। इसके मुताबिक इसके सौतेले भाई मुसम्मी हमायून वल्द फ़िरोज़ ने फ़िरोज़ की मुद्दत में हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टाफ मसरूफ़ तफ्तीश है। यहाँ पर 3 कौमें ईसा खेल, वन खेल, बई खेल, ये वन खेल को अपनी दिफा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप तो उस ग्रुप पर इनके दरमियान तू मैं तनाज़ा पैदा हो गया कि आप रिमूव कर दिया, आप रिमूव करता हो, इससे बात यहाँ तक। सर, ये मकतूल जो है, मकतूल इंतहाई खूबसूरत नौजवान है, ये काम क्या करता था और अगर इसके बारे में बताएं। तो बिल्कुल खूबसूरत जवान था, यंग जवान था। काम का तो हमें पता नहीं है और शादीशुदा भी नहीं था। इतना सुना है कि रमज़ान की ईद के बाद शादी थी उनकी। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त दीपालपुर की शहजाद कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर कुछ अर्सा कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये है कि 12 साला हसीब कमर को फंदा देकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात के बाद ये ख़बर फैला दी गई कि 12 साला बच्चे ने ख़ुदकुशी की है। पुलिस समेत कानून नाफज करने वाले इदारे इस बात पर हैरान थे कि 12 साला बच्चा कैसे ख़ुदकुशी कर सकता है। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि हसीब कमर को उसकी ममानी इकरा बीबी और उसके मामू उस्मान ने मिलकर कत्ल किया। इकरा बीबी और उस्मान आपस में देवर भावज लगते हैं और दोनों के आपस में नाजायज़ तल्लुकात बताए जाते हैं। 12 साला हसीब कमर अचानक घर में आया। दोनों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए हसीब कमर को पकड़कर उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश खिड़की के साथ लटका दी। ये सारा वाक़या इस कदर दर्दनाक था कि वक़ूआ के बाद मकतूल हसीब कमर के वालिदैन दीपालपुर से नकल मकानी करके शाहबोर के इलाका 39 में जाकर मुकीम हो गए। मैं इस वक्त 12 साला मकतूल हसीब कमर के घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उसके वालिद कमर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस खौफनाक और दर्दनाक वाक़े के बाद उन पर क्या गुजरी और उनको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिली। तो जी कमर साहब, ये बताइए कि 12 साला बच्चे के कत्ल की इत्तला आपको कैसे मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान रेंजर पंजाब में ड्यूटी करना तो मैं बॉर्डर ते सी, तकरीबन शकरगढ़ मेरी पोस्टिंग सी, ठीक है। और मैं बच्चों नूं इत्थे तकरीबन 1.5 साल हो गया सी पढ़ाण वास्ते लैके आया बच्चों नूं। इन्हां ने अपना ऐब छुपाण दी खातिर मेरे बेटे दा उन्होंने कत्ल करते ते लटका दिता सी, जिस दी बुनियाद ते मैनू इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला साहब नूं मैं अपील करना कि मैं इतने जोगा नहीं हाँ कि मैं इस मुकदमे नूं फेस कर सकां। मेरे को इतने कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे को कोई वसाइल नहीं है। जबकि मेरा बच्चा F4 क्लास दे विच पढ़दा सी। मैं स्पैशल बच्चे नूं इत्थे पढ़ाउण वास्ते लैके आया। 4 एग्जाम होए न, उन्हें 4 पेपर हो गए। उन्हें 4 पेपरों का यह रिजल्ट मैं स्कूल विचों लैके आया तो बाकी मेरे बच्चे के रिजल्ट जो पेपर वाली उत्थे रह गए। 4 मेरे बच्चे के पेपरों का रिजल्ट है मेरे हथ च, 4 पेपरों का रिजल्ट हथ दे विच है। बाकी मेरे को होर अगे उन्होंने दरिंदियां ने मेरे बच्चे नूं कत्ल करते थे। इस विंडो
मुंडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਰਸ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਗਰ बेटी उस मौके पे पहुंच जाती शायद हो सकता है उसने कत्ल कर देंगे। जी मेरे साथ इस वक्त मुकदमा कत्ल के मुद्दई और मकतूल के ताया मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। जी ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे रूनमा हुआ। सर जी इस तरीके होया भी बच्चा पढ़ता ट्यूशन इधर नाल वाले घर विच ते उदू आया छोटा पेशाब करन, अगे इकरा और आसमान अंदर गलत तक काम कर रहे सी। जिस वो तो पेशाब करके अंदर गया, अंदर उन्हें वेख्या, वेख के तो उन्हें आख्या मैं मम्मी पापा नूं दसना या आदे नाना नूं दसांगा। उस उन्हें उससे नंगे हालत में कपड़े कुपड़े नहीं पाए हुए दोवां ने, उन्हें मगर भज के और सीढ़ियां तो पकड़े ने, पकड़ के घसीट के पिछे घर लैके आए ने। फिर इकरा ने उत्ते सराणा रख के ते आप उत्तों दबाई रखा, दूसरे उनका जो मामू हैगा उन्हें उन्हें लत्तां दबाई रखिया ने। 10 मिनट ताई उनका यानी कि साह बंद की रखे, 10 मिनट तड़फदा रहा है। 10 मिनट बाद उनकी जान निकली। उस तो बाद फिर हट के तो उन्होंने लटका दिता इन्हें विंडो ना लटका के दिता इन्हें बई इस करांगे फांसी इन्हें अपने आप ਲਈ खुदकुशी की गई। इस तरीके इल्ज़ाम ला के ते ओ फिर बाहर शोर शराबा कर देता है। जी मैं इस वक्त 12 साल मकतूल की वालदा के साथ मौजूद हूँ। मैं उसकी वालदा से पूछने की कोशिश करता हूँ जो ख़ुद शिद्दत गम से निढाल हैं। मैं उनकी वालदा से पूछता हूँ कि 12 साल मकतूल के बाद उनके दिल पर क्या गुजरी। जी बाजी ये बताइएगा कि आपका एक ही बेटा था जो उसको कत्ल कर दिया गया और अफसोसनाक पहलू ये है कि आपके अपनों ने उसको कत्ल किया, क्या कहेंगे आप। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए जिवें वाला मेरे बच्चे लड़के थे उवें होने चाहिए। मकतूल की वालदा तो शिद्दत गम से इस कदर निढाल है कि वो बात भी नहीं कर पा रही। मकतूल की फुप्पो मेरे साथ मौजूद हैं। मकतूल की फुप्पो से हम पूछते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी। जी बीबी आपका एक ही भतीजा था जो आपके अपनों के जुल्म की भीड़ चढ़ गया, उसके कत्ल के बाद आपके दिल पर क्या गुजरी। बहुत बुरी गुजरी है, बड़ी बुरी गुजरी है कि सन तो चाहिए कि उन्होंने में फांसी हो जिमें उन्हें रंग दिता है फांसी का। इस तरीके साढ़े बच्चे का इंसाफ चाहिए सानू, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो जी माई किया है या उस बंदे किया सानू वो इवें ही लटकन जिमें साड़ा भतीजा लटकिया। जी मैं इस वक्त DPO उकाड़ा राशिद हिदायत साहब के पास मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो थाना सिटी दीपालपुर का 12 साल बच्चे का ब्लाइंड मर्डर था वो कैसे ट्रेस हुआ। ये देखी चीज़ें तो वो अनयूजुअल चीज़ें थी, और फिर उसमें एहतमाल ये भी था कि हम इनिशियल इनके घर वालों की इंटेरोगेशन करें तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी ख़तरा पैदा हो सकता था कि वो डेड बॉडी अभी घर में मौजूद है। तो उसमें हमने मेटिकुलसली काम किया। हमने जो हमारे एविडेंस थे वो प्रोफेशनली प्रिजर्व भी किए और इनका पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम में भी उसी की चीज़ की तस्दीक हुई। उसके बाद फिर हमने प्रोफेशनली इस केस को जब टेक्निकल डाटा की मदद से और इनके जो CDR एनालिसिस और इनके घर वालों की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर किया, तो वहाँ पर 3 दिन के अंदर जो पुलिस ने इस केस को प्रोफेशनली हैंडल किया उसमें ये बात खुली कि बच्चा अब चूँकि अपने ननिहाल के घर में है तो इसका जो छोटा मामू है जो कमारा था और इसकी बड़ी ममानी जो है उनके आपस में इलिसिट रिलेशनशिप थे कि जो कि बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको गुनाह को छुपाने के लिए बच्चे को फंदा लगा दिया गया। तो वो फिर 3 दिन के अंदर कल्प्रिट्स भी अरेस्ट हो गए, उन्होंने अपना जुर्म का इकरार भी कर लिया और इस तरह की ये केस जो है वो सक्सेसफुली ट्रेस आउट हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माशरती अलमिया है।
बच्चों की सेफ़ कस्टडी जो है वो वालिदैन का, वो उनके बड़ों का, वो उनकी अखलाकी, कानूनी, दीनी ज़िम्मेदारी है। और इस केस में रिश्तों का जिस तरीके से तकद्दुस पामाल किया गया है, बच्चा सबसे ज़्यादा सिक्योर अपनी वालदा और उनके जो घर वाले हैं ननिहाल में बहुत ज़्यादा, वो हमेशा से एक बड़ा उसका एक कल्बी रूहानी ताल्लुक़ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये माशरे के तमाम किरदारों के लिए ये एक सोचने समझने की बात है कि वो अपने अपने रोल को प्ले करें और इस तरह के जो हमारे औरतों और बच्चों के जुराइम हैं उनको रोकने के लिए पुलिस की मदद करें। सर ये फरमाइएगा कि अगर इस केस की मुकम्मल पैरवी की जाए जिस तरह आप कर रहे हैं तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है? जी, इसमें तो 302 है, तो 302 की जो उसमें हम इकरार बाकी सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मैं हूं इलियास रज़ा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म व सज़ा। राजापुर कच्चे का इलाका जहां पर इंतहाई ख़तरनाक डाकू के ठिकाने हैं। डाकू हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को सस्ती अशिया और लड़की की आवाज़ में शादी का झांसा देकर उनको बुलाकर अगवा कर लेते हैं और उनके फुर्सत से भारी तवान का मुतालबा करते हैं। पुलिस की जानिब से हनी ट्रैप से बचने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने गुज़श्ता रात ऑपरेशन कर एक मगवी को बाजियाब कराया है। मज़ीद उस मगवी से बात करते हैं कि उसको किस तरीके से अगवा किया गया है। कच्चे में पुलिस का डाकू के खिलाफ वक्फे ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहता है और पुलिस की कोशिश होती है कि हनी ट्रैप के जरिए जो लोग कच्चे की तरफ आ रहे हैं उनको रोका भी जाए। मेरे साथ एक मगवी मौजूद है जिसने पर पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए इसको बाजियाब कराया। इसका नाम अनवर ज़ेब है। अनवर ज़ेब, ये बताएं कि आप वहाँ किस तरह पहुँचे? मुझे काम के सिलसिले में बुलाया गया था, तो इस चक्कर में मैं उधर गया हूँ। उधर मुझे बांध दिया था जंजीरों से, तो फिर पुलिस के साथ कोई रब्ता किया उन्होंने, फिर पुलिस की है दूसरी जगह मुझे शिफ्ट कर रहे थे, तो पुलिस मुकाबले में वो मुझे छोड़ कर भाग गए थे। तो ये बताएं कि वहाँ पे क्या हालात थे कच्चे के अंदर? वहाँ पर आपको खाना वगैरह भी मिलता था? ये बताएं कि वो क्या फिर आपके डिमांड करते थे आपके वर्षा से? डिमांड 40 लाख रुपए करते थे, तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं उधर। हर इंसान के साथ जंजीरों से बांधे रहते हैं, खाना वगैरह बहुत कम देते हैं, ज़्यादा वो पैसे मांग रहे हैं। तो पुलिस ने किस तरह वहाँ पर पहुँची, आपको वो किस तरह वहाँ से बाजियाब कराएंगे? मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो इसलिए पुलिस के उनके साथ मुकाबला हुए, तो फिर मुझे वहाँ छोड़ के भाग गए थे। मेरे साथ इस टाइम अनवर ज़ेब का वालिद भी मौजूद है, जो जब इनको पता लगा कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है, तो इनसे पूछता हूँ कि क्या हालात थे उस वक्त आपके, तो पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया? ये बताएं कि क्या हालात थे जब डाकू की आपके पास कॉल आई है? डाकू की कॉल वक्त से आती रहती थी, मुतालबा करते रहे। हम बहुत दूर के रहने वाले हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ से जैसा सुना 27 तारीख का वाक़या था, तो मैं 29 के बाद चला आया। घरवाली का सुन के अटैक हो गया उसको। क्या इसकी वालदा को ये सुन के हार्ट अटैक हुआ? जी हाँ। जी, हनी ट्रैप के ज़रिए कच्चा डेस्क ये पुलिस की तरफ से बनाया गया है। मैं वहाँ पर ये मौजूद हूँ। आप ये देखें, यहाँ पर कच्चे के तमाम यहाँ पर डाकू की हरकत को भी चेक किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जो हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को कॉलें की जाती हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और उनको कॉलें भी की जाती हैं। मेरे साथ इस टाइम जो डेस्क इंचार्ज हैं कामरान, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि किस तरह सर ये हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को बचाने के लिए आपकी तरफ से आगाही मुहिम की जा रही है? जी सर, ये हम कच्चे के जितने क्रिमिनल्स हैं सर, उनके नंबर हमारे पास हैं सर, उनकी CDR हम एनालाइज करते हैं। जो नंबर उनके साथ बी पार्टीज राब्ते में होती हैं सर, उनको टच करते हैं कि आपने इस तरफ नहीं आना, क्योंकि ये लोग उनको सस्ती गाड़ियों का झांसा देते हैं या झांसा देते हैं कि लड़की बन के उनको हनी ट्रैप के जरिए बुलाते हैं और उनको अगवा कर ले जाते हैं। एक मिसाल है सर मेरे पास, अभी लास्ट टाइम एक जो हमने एनालाइज किया, एक बंदा है सर कराची का। ये कराची का बंदा है जिसमें डाकू से राब्ते में आप ये उनको कॉल कर रहे हैं। मैं कामरान साहब मिनट से देखते हैं। जी सर, ये मैं ओपन स्पीकर कर लेता हूँ। एक मिनट सर, ये कॉल जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं असद बात कर रहा हूँ। असद कराची से बात कर रहे हैं? जी असद कराची। रात 9988 वाले नंबर पे आपने कॉल की है, एक नंबर पे, वो एक राजनपुर के बंदे के नाम पे। क्या बात हुई आपकी उससे? जी जी, मैंने बात की है। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो सस्ते ट्रैक्टर मिल रहे थे, तो फिर मैंने उससे रब्ता किया। 2019 मॉडल ट्रैक्टर 4 लाख रुपए का, तो मेरी उससे बात चली है।
अच्छा, तो असल ये मैं इंचार्ज IT बात कर रहा हूँ कामरान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ना, ठीक है। मैं आपको अवेयरनेस देने के लिए मैंने कॉल की है। ये बेसिकली जो आपको कॉल है ये कच्चा क्रिमिनल की तरफ से आई है, रुझान कच्चा क्रिमिनल की तरफ से, ठीक है। आपने इस तरह जी कच्चा क्रिमिनल की तरफ से बेसिकली आपको हनी ट्रैप के लिए बुलाया जा रहा है, ट्रैक्टर्स के लिए नहीं बुलाया जा रहा, ठीक है। आपने जी आपने इस तरफ बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। वैसे राजनपुर जामपुर ये सेव है कारोबार के लिए, लेकिन आपने राजनपुर कच्चे की तरफ मूव नहीं करना, वहाँ आप अगवा हो जाएंगे। ये मैं आपको अवेयरनेस देने के लिए मैंने आपको कॉल किया। थैंक यू सो मच कामरान साहब, थैंक यू। ओके थैंक यू। RPO साहब डेरा गाजी खान DPO साहब राजनपुर की तरफ से अवामा नाज के लिए आगाही मुहिम का आगाज हो चुका है। कच्चा के डाकू फेसबुक और व्हाट्सएप पर सस्ती गाड़ी का लालच देकर लोगों को अगवा कर रहे हैं, या फिर किसी औरत के जरिए सादा लोगों को फोन कराकर दोस्ती के बहाने बुलाकर अगवा कर लेते हैं और सेंध के कच्चा में ले जाकर भारी तावान का मुतालबा करते हैं। लिहाजा आप अपने दोस्तों और अपने भाइयों को अगवा होने से बचाइए। इसके लिए मुख्तलिफ फोरम पर यह पैगाम चलाया जाए। आपसे इल्तमास है कि आप इस आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप खुद को, अपने भाइयों को और दोस्तों को ऐसी वारदात से बचा सकें। तमाम लोगों से इल्तमास है इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। शुक्रिया। कच्चे के डाकू की जानिब से लोगों को हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा किया जा रहा है और उनको सस्ती अशिया और लड़की की आवाज़ से मोहब्बत का झांसा देकर उनको बुलाया जाता है और उनको फिर तवान के लिए उनके वर्षा को कॉल भी की जाती है। मेरे साथ इस टाइम DPO फ़रूक अमजद साहब भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ कि जो लोग वहाँ पर डाकू के पास पहुँच जाते हैं तो उनको कैसे वहाँ से बाजियाब किया जाता है, और ये हनी ट्रैप का जो सिलसिला है तो इनको की रोकथाम के लिए क्या मज़ीद पेशरफ्त की जा रही है। सर ये बताएं कि मज़ीद क्या पेशरफ्त की जा रही है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनी ट्रैप जी आपको पता है ये कच्चे क्रिमिनल्स का जो है ना वो ये मुस्तकिल तरीका वारदात है जो कि बड़े सालों से चला आ रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे वो सिंध पुलिस हो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, वो कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस दें लोगों को कि कच्चा क्रिमिनल्स जो है ना आपको हनी ट्रैप करके सस्ती गाड़ियों के चक्कर में, सस्ती बाइक्स के चक्कर में, सस्ते ट्रैक्टर के चक्कर में, शाहजोर के चक्कर में और बाज़ का जो है ना वो लड़कियों की आवाज़ में कॉल करके वॉइस चेंजर लगा के वो हनी ट्रैप करते हैं। और कम अक्सर औकात जो है ना वो पता चला होगा कि वो शादी के चक्कर में लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हनी ट्रैप के जो है ना वो डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी हैं जिसके ज़रिए से वो बुलवा लेते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन ये बचती है कि हम या तो उसको जो है ना सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि जो कच्चे के क्रिमिनल्स के साथ लोग बाहर राब्ता आ रहे हैं, कोई लाहौर से बंदा आ रहा है, कोई रावलपिंडी से बंदा आ रहा है, कोई सरगोदा से बंदा आ रहा है, कोई ओकाड़ा से आ रहा है, कोई चिन्योट से आ रहा है, कोई हैदराबाद से कराची से आ रहा है, जिनका मकसद ये होता है कि सस्ती बाइक्स मिल जाएँ या कोई जो है ना शादी का झांसा होता है। हम उन लोगों को कॉल करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको एडवांस में बताते हैं कि आप अगर दरिया के इलाके की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो रहीम यार खान का है, चाहे वो शिकारपुर का है, चाहे वो गोटकी का है, कश्मोर का है, राजनपुर का है, अगर आप दरिया के इलाके की तरफ जा रहे हैं तो आप हनी ट्रैप होने जा रहे हैं। हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं। इसके अलावा हम जो दरिया की तरफ आने वाले, कच्चे की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर हमने फ्लैक्सेस लगवाए हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि वो हनी ट्रैप ना हों। कोई सस्ती गाड़ी कहीं पे अवेलेबल नहीं होती, कोई सस्ता ट्रैक्टर कहीं पे अवेलेबल नहीं होता और ये सारे के सारे जो है ना हनी ट्रैप के तरीक़ाकार हैं। तो ये एक मुस्तकिल फैक्टर है जिस पे लोगों को जो है ना वो ये बात सोचनी चाहिए कि कोई भी मार्केट जो जेन्युइन मार्केट है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपको लाख रुपए की चीज़ जो है ना वो 50 रुपये में मिल रही हो। तो ये बात जो है ना वो ज़हन में रखनी चाहिए कि सस्ती चीज़ों के लिए किसी जगह पर ख़ास तौर पर दरियाई इलाका जो कि रहीम यार खान का है, राजनपुर है, कश्मोर का है, शिकारपुर का है या गोटकी का है, यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप मुतलका पुलिस को वहाँ पे आके इन्फॉर्म कर दें कि हम इस तरह से फ़लाँ बंदे के पास जा रहे हैं, तो क्या ये बंदा रिलायबल है या नहीं है। मेरा ख्याल है उससे भी हमें ये जो है ना वो किडनैपिंग जो है ना वो रोकने में मदद मिलेगी। जुर्म सज़ा के साथ मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में और आज जो मैं केस रिपोर्ट करने जा रहा हूं आपको, ये रावलपिंडी का थाना आरे बाज़ार का वक़ूआ है
कि कुछ अर्सा कबल एक शख्स की, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस इलाके में डोक सईदा रोड के ऊपर एक गाड़ी के अंदर, डिक्की के अंदर जो है एक बोरी बंद लाश मिली और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी तकरीबन 2 से 3 दिन खड़ी रही, जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उसके बाद यहाँ जो अहले इलाका है, क्योंकि ये रोड काफ़ी तंग है, तो अहले इलाका ने रावलपिंडी पुलिस को 15 पे कॉल की कि यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी 2-3 दिन से खड़ी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना है। काफ़ी कंजेस्टेड ये रोड है, इस पर ट्रैफिक का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब पुलिस पहुँची, पुलिस ने जब यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया तो पता चला कि गाड़ी की डिग्गी में एक बोरी पड़ी हुई थी, उस बोरी के अंदर एक लाश थी। लाश के बाद में पुलिस ने जब उसकी शनाख्त की तो मालूम ये हुआ कि 47-48 साल अब्दुल वहाब, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से ही है, उसकी शनाख्त हुई। शनाख्त उसकी गाड़ी के ज़रिए ही हुई। यहाँ पर थाना आरा बाज़ार के जो SHO हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने पहले रिस्पॉन्डेंट एज ए रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर आए और तमाम वक़ूअ का जो है वो जायज़ा लिया, तमाम इलाके को देखा और उसके बाद ये तमाम मामला जो है आगे बढ़ाए। ये तमाम मामला क्या है, इस पर हम इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और SHO थाना आरा बाज़ार मोहम्मद जावेद साहब से पूछेंगे। हमारे साथ जय वकू पर मौजूद हैं कि ये मामला क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये क्या मामला हुआ और कैसे आप लोगों ने जो है इस मामले को ट्रेस किया? अस्सलाम वालेकुम। मोरखा 17 जनवरी की बात है कि मैं अपने काम में मसरूफ़ था। मुझे कॉल आई कि गाज़ियाबाद ग्राउंड के पास एक लियाना गाड़ी वाइट कलर की खड़ी है और 3-4 दिन से इधर ही खड़ी है। तो मैं इधर मौके पे पहुंचा, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। फिर उसकी डिग्गी खोली तो उसमें तशद्दुद ज़्यादा बोरी बंद लाश पड़ी हुई थी, जो महसूस हो रही थी कि 3-4 दिन से ये लाश है। फिर गाड़ी की तलाशी की, फॉरेंसिक टीमें बुलाई, जो ज़रूरी कार्रवाई की थी। वो गाड़ी में से उसके कागजात मिल गए, उसका गाड़ी का नंबर। फिर मैंने एक्साइज दफ्तर से उसका पूरा एड्रेस मुझे मिल गया गाड़ी के नंबर से। फिर उसके भाई का नंबर मिल गया, उसके भाई वटू से मेरा रब्ता हुआ। वो मौके पे आ गए, उन्होंने बताया सारी डिटेल बताई कि ये हमारा भाई प्रॉपर्टी का कारोबार करता था और एक निजी सोसाइटी है एयरपोर्ट के करीब, उधर हम रहते हैं। तो ये 4-5 दिन से हमें नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसका पोस्टमार्टम करा के जो डेड बॉडी उनके वाले की, उन्होंने ये सारा इल्ज़ाम लगा दिया उसकी साहब का बीवी पे। शादीशुदा था और इसने 3-4 महीने पहले अपनी मिसेस को डिवोर्स दे दी थी। अच्छा। वो कह रहे थे कि वो बीवी उसका खर्चा मांग रही थी, तो वो उस वजह से उसी ने करवाया। लेकिन हम अपना प्रोफेशन है, हम तो अपने एंगल से देख रहे थे। हमने इधर से सारे कैमरे चेक किए, एक निजी सोसाइटी है इधर से एयरपोर्ट के करीब, वहाँ तक मैं पहुँचा अपनी टीम के साथ। उधर से जाके पता चला, लोगों से पूछा, वाइट कपड़ों में हम थे, कि ये बंदा वहाँ भी इधर रहता था, किसके साथ उठता बैठता था। तो वो हमें पता चला कि इसके दोस्त हैं अली का उधर वीरान जगह में एक घर था। उसको हमने इंटरोगेट किया, उसने बताया कि मैं, फरीद और हबीब थे, हम तीनों ने मिलकर इसको मारा है। बरोज़ वकूआ हमारी नशा करते हुए हमारी तलखलामी होगी। आइस इस आपको पता है माशरे का एक नसूर बन चुका है, ये नस्लों को ख़राब कर रही है। तो वो हम आइस पी रहे थे, उसी वजह से हमारा झगड़ा हो गया, तलख कलामी हुई। तलख कलामी एक बड़ा सा बूट पड़ा हुआ था, वो उसको मारा कनपट्टी पे, वो गिर पड़ा, वो थोड़ा सा बेहोश हुआ, उन्होंने समझे मर गया। उन्होंने इसको उठा के तो नीचे वाले पोर्शन में ले आए, उधर आके उसी की गाड़ी लियाना गाड़ी में डिग्गी में रखा और उसको बांध दिया तारों से। तो केबल की तार होती है, केबल की तार उन्होंने तोड़ के सारी, तो उसका गला, उसकी टांगें, उसके बाजू बांध दिए। वो उसमें आ गया। उन्होंने अब देखा कि अब तो इसको पता चल गया कि मैं तो मारने लगे थे। फिर उन्होंने उसका तारों से लपेट के ना उसके गले को तारों से ही उसको दबा के मार दिया। ये थाना आरा बाज़ार का जो वाक़या हम आपको बता रहे हैं, इस हवाले से आईओ की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, बाकी मामलात को भी आपको। अभी हम इस वक्त SDPO कैंट जावेद साहब के पास मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि पुलिस ने बेसिकली, क्योंकि इस केस को ये खुद सुपरवाइज़ भी कर रहे थे, तो इस केस को कैसे ट्रेस किया और ये बेसिकली इसको मारने की वजूहात क्या सामने आई और किन किन चैलेंजेस का इनको सामने करना पड़ा। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमने जो इस पूरे केस को देखा है कि के अंदर मुद्दई किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है और पुलिस बजाय उस एंगल के ऊपर काम करते के साथ साथ एक डिफरेंट चीज़ सामने नज़र आ गई। तो थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कि वाक़या हुआ क्या था, वजह अनात क्या थी और ये वक़ुआ होने की वजूहात क्या हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें एक प्राइमरीली एक लावारिस गाड़ी की इत्तला मिली थी, जिसमें हमारे 15 पे हमारे जो रिस्पॉन्डर हैं वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी खड़ी है। जब उस गाड़ी की हमने चेकिंग की तो उसकी डिग्गी में एक बोरीबंद लाश थी। जब उस वक्त तक हमारे पास उसकी आइडेंटिटी नहीं थी, गाड़ी के जो मुख्तलिफ हिस्से उनको चेक किया गया, कुछ उसमें से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, प्लस जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन थी उससे हमने ट्रेस किया कि ये जो डेड बॉडी है ये किसी वहाब नाम के आदमी की है जिसकी एज 45 के अराउंड है। फिर उसी पे हमने वहाँ पे जब इसको ट्रेस किया तो इसकी फैमिली से रब्ता किया, वो वहाँ पे पहुँच गए तो उन्होंने अपने भाई को आइडेंटिफाई किया और उनकी मदईयत में ही इसकी FIR जो है वो सेम डे में हमने उसका इंदराज किया। FIR में उनके इल्ज़ामात जो थे वो इनकी ex-wife के हवाले से थे। इनकी एक बैकग्राउंड है, इनकी पहले डिवोर्स हो चुकी थी तो फैमिली का ये सस्पिशन था कि शायद उस हवाले से इनकी जो है वो मौत इस बेदर्दी से जो इनको जो कत्ल किया गया था। लेकिन हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फोरेंसिक के हवाले से जब इसकी हमने आगाज़ किया तो मेरी पूरी टीम, मेरे SHO और तफ्तीशी अफसरान ने इसकी जो बैक ट्रैक हमने इनकी वीडियोस की तो करते हुए हम एक्चुअली उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे इनको लास्ट टाइम ये वहाँ पे मौजूद थे और इनको वहाँ पे जो कत्ल किया गया था। अच्छा, मुझे बताएं कि फाइनली अब मुद्दई भी आपसे राब्ते में थे तो अब वो मुतमईन है पुलिस की तफ्तीश से, और आगे आप समझते हैं कि जो आपने एविडेंसेस पेश किए हैं प्रोसिक्यूशन ने तो इतने इनफ हैं कि इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल। असल में ये फोरेंसिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसका जो हर सबूत है वो एक नाकाबिल तरदीद हैसियत रखता है। और फिर ये जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि ये कोरैबोरेटिंग चीज़ें हैं, इसमें वीडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें उसकी CDR की रिकॉर्डिंग्स हैं, उन जो इनके जो मुल्ज़मान हैं उनकी मोबाइल की लोकेशंस हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे थे। फिर उनके जो उनसे जो रिकवरीज हुई हैं वो ये सारी जो प्रोसिक्यूशन की हमारी एक स्टोरी है ये सारी चीज़ें उसको कोरैबोरेट कर रही हैं और इस हवाले से वी हैव एवरी रीज़न टू बिलीव कि ये एक परफेक्ट केस है कन्विक्शन का और इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। ऑल्दो ये एक ब्लाइंड मर्डर था लेकिन जो हमारी DNA और फोरेंसिक की जो चीज़ें हैं वो इसको पूरी तरह से कंफर्म करती हैं कि ये एक होमिसाइड का केस है जिसमें एक्चुअल मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और ये अदालत के सामने एक मजबूत केस के तौर पे जाएगा और हम इसकी प्रोसिक्यूशन को भी फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। जी, इस वक्त मैं पहुंचा हूं जाय बुकवा पर जहां पर ये दिलखराश वाक़या पेश आया। लेडी कांस्टेबल दजह बीबी इस घर में मौजूद थी। ये वो सरकारी क्वार्टर है जहां पर एक बच्चे के हाथों अपनी मां का जो है वो गोली चलने से उसकी मां जो है जाँ बाग हो गई। ये एक हादसाती कत्ल है पुलिस के मुताबिक। इस सरकारी क्वार्टर को ताला लगा हुआ है, यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं मौजूद। कोशिश के बावजूद भी किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको उस बच्चे की जो स्टेटमेंट है जब ये वाक़या पेश है उसके बाद जो उसकी स्टेटमेंट ली गई इब्तदाई तौर पर वो आपको सुनाते हैं। जानिए इसमें कि बच्चा क्या कहता है और कैसे ये गोली चली, कैसे वाक़या पेश है। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ था। पिस्टल लोड था। वो बैठ के ना मान पकड़ाने चले चल गया था। आपके हाथ में था? मेरे हाथ से मामा के पास जा रहा है ना नहीं ट्रिगर भी मेरे हाथ में रखा है। पिन वो जो सी पीछे जाती है वो आगे हुई चल गया। हाँ वो पहले पीछे थी ना पिन? हाँ पिन पहले पीछे थी। हाँ लोडेड थी पहले। आपके हाथ से चला? नहीं मेरे हाथ से नहीं। समझ रही ना, उसे चलाना नहीं आता। इसको नहीं आता चलाना? नहीं इसे सही चलाना नहीं आता, वैसे पकड़ता है वहाँ से पीछे से आगे हो गया। हाँ वही पहले लोडेड थी ना। समझ रही थी पहले लोड था वो। पड़ा हुआ किधर था वो पिस्टल? किधर पड़ा? नहीं रखा था गद्दे के नीचे रख दिया। नहीं बेड के। पहले किधर था? पहले पड़ा था स्टोर में पड़ा था। मैं वहाँ पे ना वो मुर्गियाँ थी, मैंने कहा गिरना ना नीचे, मैंने वहाँ पकड़ के रख दिया। फिर उसके बाद ना मामा ही मैंने कहा मामा वहाँ तो साथी फायर हो गया था स्कूल से। पिस्टल तुम ले गए थे ऊपर से? ऊपर से तुम ले? मैंने तो रखा था उधर से। मुर्गियाँ ना एक दो दफा नीचे बताने गए क्या आप? जल्दी से लगा हम लोग फौरन बाहर आ गए। आज चलो ठीक है। नहीं जो यहाँ पे पिस्टल ऊपर पड़ा हुआ था, ऊपर से कौन पिस्टल ले गया था? मुर्गियाँ ने नीचे फेंका था ना तो मैंने नीचे से पकड़ के वहाँ रख दिया। वो तो लोडेड हो गया, मुर्गियाँ थले डिग गए ना जमीन पे। तो ऐसे ही चल गया फिर? हाँ चल गया।
इस सारी सूरत हाल से मुतालिक मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DSP सिटी तारिक महमूद डूडी। उनसे जानेंगे कि इस वाक़े में इब्तदाई तौर पर उन्होंने क्या देखा जब वक़ुआ पेश आया, वो जाए वक़ुआ पर पहुँचे और यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो क्या थी, इब्तदाई तौर पर क्या चीज़ें सामने आई, आला कत्ल कैसे बरामद किया गया। आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है तारिक साहब। आप ये बताइए कि इब्तदाई तफ्तीश में आपने क्या देखा? ऐसे 17 फरवरी को 4:30 बजे यहाँ आतिफ शाह हमारे कांस्टेबल हैं, उनका बेटा फ़ाहद बाउमर 12 साल, उसने घर में उसके वालिद के रखे हुए पिस्टल को ऐसे ही बचगाना तौर पे चलाया और उसकी वालदा उस फायर की जद में आ गई और मौका पर जाँ भाग हो गई। इसमें यही कंक्लूजन है कि बच्चे से गफलत से ये पिस्टल चलकर उसकी वालदा की मौत का सबब बना। मामूली सी गलती की वजह से एक हंसता बसता घर उजड़ गया, छोटे बच्चे अपनी माँ से महरूम हो गए। ये वाक़े के मुतालिक हम पहुँचे हैं अब DPO सियालकोट फैसल शहजाद के पास। उनसे जानते हैं इसी हवाले से कि इस केस में ये क्यों ऐसे एक प्रोफेशनल खातून जो एक पुलिस कांस्टेबल है, उसके साथ साथ उसका जो खामद है वो भी पुलिस सर्विस में एक पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल है, दोनों प्रोफेशनल होने के बावजूद इतनी लापरवाही का उन्होंने क्यों मुजाहरा किया कि इस मामले में बच्चे के हाथ में पिस्टल आया और उसने अपनी वालदा पर फायर कर दिए, गलती से फायर हो गए, उसको खिलौना समझ के उसने इस्तेमाल किया। क्या हुआ जानते हैं DPO साहब से। जी DPO साहब हमें बताइएगा, ये बड़ा एक अंदुनाक वाक़या है, दोनों पुलिस अफसर हैं मियाँ बीवी, क्यों ऐसी हरकत जो है हुई? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट है। इसमें जो लेसन लर्न हैं जिनसे जनरल पब्लिक को सबको फ़ायदा इससे उठाना चाहिए इन लेसन से, वो ये है कि इस सारे इंसिडेंट को अगर हम उसका एनालिसिस करें तो एक चीज़ जो हमें अपेरेंटली तमाम एविडेंस को प्रोसेस करके नज़र आती है वो ये है कि इनके घर में एक पिस्टल पड़ा हुआ था जो कि अनअटेंडेड था, अनप्रोटेक्टेड था और उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया था। उसमें जो नॉर्मल सेफ्टी का प्रोसीजर एक होता है वो फॉलो नहीं किया गया था। उसकी वजह से ये इतना अलमनाक हादसा पेश आया। जब ये वाक़या पेश आया तो जाहिर बात है आपने बच्चे को हिरासत में लिया होगा, तो उस वक्त बच्चे की ज़हनी कैफियत क्या थी? क्या उसको इस बात का इल्म था कि इतना बड़ा उसके हाथ से यह हादसा हो चुका है? क्या उसका कहना था उसको? नहीं, हमने उसको कस्टडी में ऐसा अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं खुद उस मौके पे पहुंचा, मैंने खुद क्राइम सीन देखा, रिस्पॉन्ड किया। मैंने बच्चे को इनिशियली मैंने इंटरव्यू किया जब बिल्कुल ये ताज़ा हुआ था। उस इंसिडेंट की वजह से वो ट्रॉमा में था एंड वो दैट ट्रॉमा वाज, मैं उसको देख नहीं सका। उस बच्चे से जो मेरी गुफ्तगू हुई, वो खुद भी ज़ाहिर है एक 12-13 साल के बच्चे के हाथ से गोली चले और उससे उसकी वालदा का इंतकाल हो जाए तो आप उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही था। हमने उसको ज़ाहिर है प्यार किया, संभाला, उसको दलासा दिया, तसल्ली दी जितनी हम दे सकते थे, लेकिन वो एक्सट्रीम ट्रॉमा में था और उसको था एक तो ये कि जी उसके हाथ से किसी भी जान का चले जाना और फिर वो कोई भी जान उसकी अपनी वालदा हो तो उसकी जो है वो आप कह लें कि वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है चीज़। तो बच्चा अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहा है। मैं इस वक्त सक्खर की तहसील पन्नो आकिल में मौजूद हूं, जहां पे 26 फरवरी को 8 साला बच्चा आबिद शाह पुरस्राल तौर पे लापता हो गया था। बच्चे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ अब तक सुराग नहीं मिल सका है। यहाँ पे अहले इलाका से जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया था। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अता इंदड़ है। अच्छा, ये बताइएगा ये वाकया किस तरह पेश आया था, किस वक्त बच्चा लापता हुआ था? वाकया ये पेश आया है कि ये 8:15 बजे ईशा नमाज पढ़ के इनका दादा जो है बच्चे का आबिद शाह का, वो इसी मस्जिद से निकला है, इस मस्जिद से, और बच्चा जो यहाँ पे खड़ा था उसने उससे 10 रुपए लिए कि मैं ये सामने वाले दुकान से चीज लूंगा। तो बच्चा 10 रुपए लेकर शॉप पे गया है और दादा सीधा घर चला गया। ये घर है तो 2-4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद बच्चे के भाई को उसने भेजा कि देखो कि अभी तक नहीं आया, कहाँ गया। तो जैसे ही उसको मालूम करने आए हैं तो वो बच्चा यहाँ पर उनसे नहीं मिला, क्योंकि उस दिन उस रात को उसी 8 बजे ये ट्रांसफार्मर आया था हमारा इलाके का, मोहल्ले का,
ये 1 माह से ट्रांसफार्मर यहाँ उतरा हुआ था, जला हुआ था। जैसे ही उस रात लगा हुआ था तो यहाँ पर रश था, एक रश था, हुजूम था लोगों का। इस वजह से वो थोड़ी देर के बाद दोबारा भेजा, लेकिन जब तहकीकात की तो यहाँ पर नहीं मिला और हमें शक है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने आई है, इस इलाके में पूरी तफ्तीश की है पुलिस ने? जी पुलिस तो आई है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी इस एरिया में यहाँ पर नहीं लगे हुए, आगे कोई सीसीटीवी में नहीं आ रहा। मालूम ये हो रहा है कि इसी गली से लेकर उसको आगे जो है मोटरवे, ये नेशनल हाईवे निकलता है, ऐसे लगता है कि मोटरसाइकिल पे उसको अगवा किया गया है। जी बिल्कुल, बच्चे के वोसा ने, सिविल सोसाइटी ने बच्चे की बाजियाबी के लिए जो है पन्नू आकिल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप कायम किया है। हम वहां पे चलते हैं और वहां पे मौजूद लोगों से बात करते हैं इस केस के हवाले से। 26 फरवरी को पुरस्राल तौर पे लापता होने वाले मासूम बच्चे आबिद शाह की बाजियाबी के लिए वोसा सिविल सोसाइटी और पन्नू आकिल के शहरियों ने पन्नू आकिल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर रखा है, जहां मासूम बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बता दीजिएगा ये वाकया किस तरह पेश आया था? भाईजान, ये वाकया जो इशा की नमाज के टाइम पे अपने दादा के साथ निकल गया था। आबिद शाह मेरा बेटा है, तो नमाज पढ़ के बाद में जब बाहर निकला तो दादा जिसने 10 रुपए लिया कोई चीज लेने के लिए, दुकान और मेरे घर जो है तकरीबन 10-15 फुट फासले पे था। तो जब दादा घर गया था उसका, तो लड़के ने चीज लिया, दुकानदार बोला चीज लेके घर की तरफ निकल गया। जब घर की तरफ आया तो गेट से इसको अगवा किया है। हाँ। अच्छा, ये तस्दीक हो गई है कि अगवा हुआ है। क्या कोई तवान के लिए कॉल मौसूल हुई है आपको? सर हमारे को तो कोई कॉल मौसूल नहीं हुआ है, पर पुलिस को पता है कि अगवा हुआ है, बिल्कुल अगवा है और राब्ते में पुलिस है वही लोग। अब पुलिस क्या कह रही है बाजियाबी के हवाले से? क्या यकीन दहानी कराइए कि कब तक बाजियाबी बच्चे की यकीनी हो जाएगी? पुलिस सिर्फ आसरा दे रहा है, पुलिस सिर्फ आसरा दे रहा है। पुलिस को सब पता है कि किस टाइम आजाद होएगा, किस टाइम नहीं होएगा। पुलिस को सब पता है कि किसके पास है। पुलिस उस तक पहुंच भी गई है, पुलिस उसके पास है। पता नहीं पुलिस क्यों बेबस खड़ी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस चीज। हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि 15 दिन हो गए हम यहाँ पूरा हमने एक एहतजाजी कैंप कायम किए हुए बैठे हैं, लेकिन इंतजामिया को पता नहीं क्या है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि हमें पता है बच्चा मिल भी गया है, फलां गिरोह के पास है, तो आप इतने कमजोर हैं। आप पता नहीं कौन सी वो कुव्वत है जो आपको एक बच्चा एसपी से लेकर आईजी तक आप बेबस हो चुके हैं। 26 फरवरी से बच्चा लापता है। बच्चे को अगवा किया गया है या नहीं, इस हवाले से पुलिस से तस्दीक करते हैं और बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस ने अब तक क्या इकदाम किए हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी पन्नू आकिल और डॉक्टर मोहम्मद मूसा अबड़ो। ये बताइएगा आपकी पुलिस तस्दीक कर रही है कि बच्चे को अगवा ही किया गया है? 26 फरवरी को एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जिसमें एक बच्चा यहाँ लापता हुआ था। तो उसकी हमने मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात शुरू की, सीसीटीवी ढूंढने की कोशिश की, मालूमात की। तो हमें सीसीटीवी से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। और फिर हमने इंतज़ार किया कि कोई एक्सटॉर्शन कॉल आए, तो इस तरीके से कोई एक्सटॉर्शन कॉल ना आए। बाकी हमारे जो है कोशिशें जारी हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पे हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं और उनके हवाले से जो है ना कुछ मालूमात जो है ना हमें मिल रही हैं, कुछ कॉल्स मिल रही हैं। टेक्निकल बुनियादों पे हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तक कोई कॉल तो नहीं आई है तावान के लिए, लेकिन वोसा का कहना है कि पुलिस इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि बच्चे को अगवा ही किया गया है और जल्द बाजियाबी यकीनी हो जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ क्योंकि हम एक फ्लूइड स्टेट में हैं, हमारे पास मुख्तलिफ एंगल्स हैं, तो हम मुख्तलिफ एंगल्स को जो है ना नैरेटिव्स को हम बार बार हर चेक कर रहे हैं। तो अभी तक हम उस एक्सटॉर्शन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली उनको हम ये वेरीफाई कर लें। बाकी हमारे रिकॉर्ड में अभी तक ये मिसिंग है।